हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो बुक फर्स्ट है बच्चों, बुक फर्स्ट जिसका नाम है हमारा समकालीन विश्व राजनीति, उसके चैप्टर नंबर 3 को रीड करेंगे, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इससे पहले हमने रीडिंग की 2 वीडियो और अपलोड कर दिए चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के, ठीक है। आप हमारे चैनल पे जाकर के वो 2 वीडियोस भी देख सकते हैं। जैसे आप इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो आपको एक फोटोग्राफ दिखेगी। ये फोटो जो है ये अमेरिका के एक राज्य न्यूयॉर्क का है, जिसमें 9/11 के घटना के दौरान का है, ठीक है। 2001 के सितंबर में न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। इसे समकालीन इतिहास की धारा को मोड़ देने वाली घटना के रूप में देखा जाता है। यह हमले उसके बाद की स्थिति का बयां एक तस्वीर है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के परिचय को देख लेते हैं, ठीक है। हमने देखा कि शीत युद्ध के अंत के बाद, जब शीत युद्ध कब से कब तक चला था, लगभग 1945 से लेकर के 1991 तक। देखिए 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन। तो हम तभी तक शीत युद्ध का काल मानते हैं। हमने देखा है कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरने लगी। दुनिया में कोई उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी ना रहा। इस घटना के बाद के दौर में और अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति और विस्तार, मतलब अमेरिका का जो दबदबा है ना, उसको हम विस्तार से और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहले खाड़ी युद्ध, जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, उससे लेकर के अमेरिका के अगुवाई में इराक पर हुए घटनाओं, हमले की घटनाओं का सिलसिला देखेंगे। और साथ में हम ये जानेंगे कि जब दुनिया में केवल एक ही महाशक्ति रहती है तो उसे एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं। तो एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की शुरुआत हम इस घटनाक्रम के जिक्र से करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा ठहर कर वर्चस्व की अवधारणा के सहारे इस प्रभुत्व की प्रकृति को समझने के प्रयास करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख के बाद हम यह देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या है। अध्याय के अंत में हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने क्या कोई चुनौती आन खड़ी है, और या सॉरी बच्चों, क्या अमेरिकी वर्चस्व से उभरा जा सकता है। तो चैप्टर के एंड में देखेंगे। तो चले चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 स्टोरी है, आयशा, जाबू और आंद्रे की, ठीक है। बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। सन 2003 में उसकी एक टांग जाती रही, ठीक है। उसकी एक जो टांग थी ना वो चली गई, ठीक है। वह एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी गई एक मिसाइल उसके ठिकाने पर आ गिरी। आयशा अब फिर से चलना फिरना सीख रही है। अब भी उसकी योजना डॉक्टर बनने की ही है, लेकिन तब भी जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली जाए, ठीक है। मतलब तब बनेगी जब उसके देश से विदेशी सेना चली जाए। अब एक डरबन सिटी है हमारी दक्षिण अफ्रीका की, आपको पता ही है, का रहने वाला जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। उसकी चित्रकारी एक पारंपरिक जनजाति कला का गहरा असर है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और इसके बाद अपने स्टूडियो खोलने की है, ठीक है। लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि जाबू एमबीए की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले। व्यवसाय फिलहाल मंद चल रहा है और जाबू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय को फायदेमंद बनाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, युवा युवा आंद्रेई पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसके माँ बाप बतौर आप्रवासी रूस से आए थे। चर्च जाते वक्त जब
वह नीली जींस पहन लेता है तो उसकी माँ आपे से बाहर हो जाती है। वे चाहती हैं कि आंद्रे चर्च में सभ्य शालीन दिखाई पड़े। आंद्रे अपनी माँ को बताता है कि जींस कूल है और जींस पहनकर उसे आजादी का एहसास होता है। आंद्रे के पिता उसकी माँ को याद दिलाते हैं कि हम लोगों भी लेनिनग्राद में रहते हुए अपने जवानी के दिनों में जींस पहनते थे और उसी कारण से जिससे आज आंद्रे पहनता है। आंद्रे की अपनी माँ से बहस हुई। हो सकता है जाबू को वह विषय पढ़ना पड़े जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं हो। इसके अलावा आयशा की एक टांग जाती रही और उसका सौभाग्य है कि वह जीवित है। हम इस समस्या के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे हम ऐसा कर सकते हैं कि और हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। हम इस अध्याय में देखेंगे कि तीनों एक ना एक तरीके से अमेरिकी वर्चस्व का शिकार है। आयशा, जाबू और आंद्रे की चर्चा पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझें कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कैसे हुई और आज ये विश्व में कैसे असरबंद है। हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की ज्यादा जगह लोकप्रिय शब्द अमेरिकी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ यह याद रखना उपयोगी होगा कि अमेरिका शब्द से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका नामक दो महाद्वीप का अर्थ ध्वनित होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद में उस वर्चस्व का प्रतीक है जिसे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। तो सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यजनक रह गया। तो महाशक्तियों में अब एक ही वजूद में था तक ना जब था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या कहें कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई जब एक ताकत अ, एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अ, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। एक हद तक हम बात सही है, लेकिन हमें इसके साथ साथ दो और बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात यह है कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं पिछले दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना शुरू किया था। ठीक है, दरअसल यह बात बहुत बाद में जाकर के साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है। आइए हम उसी प्रक्रिया पर चर्चा करें जिससे अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को ज्यादा गहराई तक जमा दिया। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक ने इराक ने इराक को समझने बूझने की तमाम राजनीतिक कोशिश जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीत युद्ध के दौरान ज्यादा मामलों में चुप्पी साध लेने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इसमें 34 देशों की मिलीजुली सेना ने 6,60,000 सैनिकों ने भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सैनिक अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जो एक हद तक
अमेरिकी सैनिक अभियान ही था। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोफ इस सैनिक अभियान के प्रमुख थे। 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की क्या है, एक जंग है। ठीक है, एक जंग साबित होगी, लेकिन इराक सेना जल्द ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैनिक क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर वॉर की भी संज्ञा दी। इस युद्ध को टेक्नोलॉजी पर व्यापक कवरेज हुई तो इसे वीडियो गेम वॉर के भी नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे थे इराक की सेना किस तरह से धराशायी हो रही थी। ये बात अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। कई रिपोर्टों में कहा जाता है कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग में खर्च की, उससे कहीं ज्यादा उसने रकम जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से वापस मिल गया था। ठीक है, अब देखिए, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को समझना है तो आपके बुक में ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये फोटो दिख रही होगी, है ना। ये फोटो क्या है, ये भी देख लीजिए। जले हुए ट्रक, हुए वाहनों की यह तस्वीर हाईवे ऑफ डेथ, मृत्यु का रथ पथ से लिया गया है। कुवैत पर बसरा बसरा के बीच, कुवैत और बसरा के बीच में इस सड़क पर पीछे हटती हुई इराक सेना पर पहले खाड़ी युद्ध फरवरी 1991, ठीक है, 1991 दौरान अमेरिकी विमानों ने हमला किया था। कुछ विद्वानों का कहना है कि अमेरिका सैनिक ने जानबूझकर के सड़क के इस हिस्से पर हमला किया था। मैदान छोड़कर के भागते हुए इराकी सैनिक सड़क से इस हिस्से पर अफरा तफरी भरे ट्रैफिक जाम में फंसे थे। अमेरिकी विमानों ने हमले में उनके साथ कुवैत बंदी और फिलिस्तीनी नागरिक शरणार्थियों भी मारे गए। अनेक विद्वानों और पर्यवेक्षकों ने इसे युद्ध अपराध की संज्ञा दी। जेनेवा जो समझौता था उसका उल्लंघन माना। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वह है क्लिंटन का दौर। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद पर चुनाव हार गए। क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया था। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वो 8 साल तक राष्ट्रपति पद पर रहे। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता है कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया था और विश्व के मामलों में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं थी। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैनिक शक्ति और सुरक्षा जैसे कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र को बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तक फौजी ताकतों के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखाई, ठीक है, इस तरह की एक बड़ी घटना 1999 में हुई। अपने प्रांत कोसोवा में युगोस्लाविया में अल्बानिक लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैनिक कार्रवाई की। कोसोवो में अल्बानिक लोगों की बहुलता है। इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देश में युगोस्लाविया क्षेत्र में 2 महीने तक बमबारी की। स्लोबोदना
मिलोश मिलोसेविक की सरकार गिर गई और कोसोवो तक नाटो की सेना काबिज हो गई। क्लिंटन के दौर में दूसरी बार सैनिक कार्रवाई नैरोबी, केनिया केनिया का एक शहर है नैरोबी, और दार एस सलाम तंजानिया में, ठीक है, अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी हुई थी। इसके जवाब में 1998 में अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया था। ठीक है, इस बमबारी में कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, नहीं था। पीछे मुड़ करके अब देखने पर लगता है कि यह एक शुरुआत ही भर था। ठीक है, और फिर जैसे आप आगे आएंगे ना, तो ये इस वाले पेज पे आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखेगी। इस न्यूज़पेपर की कटिंग में ये न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो 9/11 का जो हमला हुआ था 2001 में, ठीक है, बस ये स्टोरी की शुरू। ये देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में अगली सुबह 9/11 की रिपोर्ट कुछ इस तरीके से छपी थी। ठीक है, अब देखिए 9/11 को समझते हैं। 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने से चंद मिनट बाद 4 अमेरिकी व्यापारिक विमानों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, कर लिया था। अफवाहकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ा करके ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तर और दक्षिणी टावर से टकरा गए। तीसरा विमान वर्जीनिया के आर्लिंगटन में स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन क्या है? अमेरिका का रक्षा मंत्रालय का मुख्य इमारत है। चौथा विमान अमेरिका के कांग्रेस के मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन पेंसिल्वेनिया एक राज्य है में जाकर के खेतों में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। अमेरिका में महीने की तारीख को पहले लिखते हैं और इसी चलते इस घटना को 9/11 के रूप में 11 तारीख 9वां महीना, ठीक है, भारत में लिखा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना के तुलना 1814 में और 1841 की घटना से किया। 1814 में ब्रिटेन ने वॉशिंगटन डीसी में आगजनी की थी, ठीक है, और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहां तक जानमाल की हानि का सवाल है, अमेरिका जमीन पर यह अब तक सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1776 में एक देश बना था और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। ठीक है, 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिक पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति, ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पुत्र जॉर्ज H.W. बुश के पुत्र हैं। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिका के हितों को लेकर के कठोर रवैया अपनाया। ठीक है, इस हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए गए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम, ये याद रखिएगा, ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान का मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तालिबान के शासन के पांव जल्द ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अल-कायदा के
अवशेष अब भी सक्रिय है। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई बार और कई जगहों पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। अमेरिका सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियों की अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को भी जानकारी नहीं दी जाती थी। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसैनिक ने का एक ठिकाना है ग्वांतनामो वे। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा प्राप्त थी और ना ही अपने देश या अमेरिका के कानून की संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, देखिए इस वाले पेज पर आपको एक चित्र दिखा जाएगा। जहां जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। ये देखिए, ये एक बंदा है, ये सबकी निगाहों से इसे देख रहा है। इसने इसे मार दिया घुसन। ठीक है, ओह अब मुझ पर हमला क्यों किया, ये लेटा हुआ व्यक्ति बोल रहा है। तो अमेरिका कह रहा है, इसके टोपे पे देखिए अमेरिका का झंडा है। तुझसे मुझे क्या था, खतरा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सैनिक वर्दी में एक फौजी दिख रहा है और यहाँ पे अमेरिका का झंडा लगा हुआ है। फौजी की वर्दी और दुनिया का नक्शा छपा हुआ है। ठीक है, ये कार्टून दिखा रहा है कि भैया विश्व में अमेरिका का वर्चस्व चलता है। आगे देखते हैं, इराक पर आक्रमण। 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूटनाम से इराक पर सैनिक हमला किया। अमेरिका की अगुवाई वाले कोलिशन ऑफ विलिंग्स आकांक्षियों के महाजोट में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले को अनुमति नहीं दी थी। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया। इराक ने सामूहिक संहार के हथियार की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिलते। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक में तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार को बनाना, कायम करना। ठीक है, सद्दाम हुसैन की सरकार को चंद रोज में ही जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल हो सका। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्ण व्यापी विद्रोह भड़क उठा। अमेरिका के लगभग 3000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए, जबकि इराक के सैनिक कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में मारे गए। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद लगभग 50,000 नागरिक इसमें मारे गए। अब यह बात बड़े व्यापक रूप में मान ली जाती रही है कि इस हमले का एक महत्वपूर्ण अर्थ इराक पर अमेरिका हमले सैनिक और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। ठीक है, आगे देखिए, इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहते हैं तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए शीत युद्ध की समाप्ति 1945 से 91 तक शीत युद्ध चला। दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत के बंटवारा था। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों दो अलग अलग शक्ति केंद्र की अगुवाई कर रहे थे। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा। जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहे कि उद्धत महाशक्ति के दबदबे में हो तो बहुधा एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। भौतिकी के शब्द ध्रुव का यह एक तरह से भ्रामक प्रयोग है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र है, तो वर्चस्व को हम कहते हैं हेजीमनी, इस्तेमाल किया जाता है, करना ज्यादा उचित होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, ये अमेरिका का अंगूठा सा दिख रहा है। अमेरिका के अंगूठे तले शीर्षक का यह कार्टून वर्चस्व के
आम फहम अर्थ को ध्वनित करता है। अमेरिकी वर्चस्व की प्रकृति के बारे में यह कार्टून क्या कहता है? कार्टूनिस्ट विश्व के किसी हिस्से किसी हिस्से के बारे में इशारा कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है वर्चस्व का अर्थ। तो राजनीतिक में एक कहानी है कि जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह भी ताकत पाने और कायम रखना चाहता है। हम रोजाना बात करते हैं कि फला आदमी ताकतवर होता जा रहा है या ताकतवर बनने पर तुला हुआ है। विश्व राजनीति में विभिन्न देश या विभिन्न देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। यह ताकत सैनिक प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होता है। ठीक है, आर्थिक रूप से आप ताकत पा सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, यही बात कह रहा है। ठीक है, आगे देखिए जो वर्चस्व होता है ना, वर्चस्व सैनिक शक्ति के अर्थ में क्या है? हेगेमनी शब्द की जो जड़ें हैं प्राचीन यूनान में है। इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हेजेमनी या हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैनिक क्षमता की बुनावट और तोल से है। हेजेमनी से ध्वनित सैनिक प्रबलता का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने से इस्तेमाल होता है। क्या आपको आयशा की याद है जिसकी एक टांग अमेरिका हमले में जाती रही? यही वह यही यही है वह सैनिक वर्चस्व। ठीक है, जिसके उसका आत्मा और तो नहीं लेकिन शरीर को जरूर पंगु बना दिया। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक और चित्र दिख रहा है। इसमें अमेरिका ने पूरे विश्व को 5 सैनिक कमानों में बांट रखा है, उसे दिखा रहा है। 1 2 3 4 5 सैनिक कमानों में बांट रखा है। ठीक है, यहाँ पे तो टोटल वैसे आपको 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं। ठीक है, पूरे विश्व को अलग अलग सैनिक कमानों में जो बांट रखा है। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बड़ी चढ़ी सैनिक शक्ति है। आज अमेरिका की सैनिक शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़। अनूठी इस अर्थ में है आज अमेरिका अपनी सैनिक क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता उसके पास है। अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतर दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने दुश्मनों को अब उसके घर में ही पंगु बना सकता है। अमेरिकी सैनिक शक्तियों का यह अनूठापन अपनी जगह है, लेकिन इससे भी ज्यादा विस्मयकारी तथ्य यह है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैनिक शक्ति की तुलना में उसके पासंग के बराबर भी नहीं है। ठीक है, मतलब बराबर कोई बराबरी नहीं है। अमेरिका के नीचे कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर के भी अपनी सैनिक क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उसकी कहीं ज्यादा अपनी सैनिक क्षमता के लिए अकेले अमेरिका करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पेंटागन अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान के विकास में के मद में अर्थात प्रौद्योगिक पर खर्च करता है। इस प्रकार अमेरिका के सैनिक प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैनिक व्यय नहीं बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। अमेरिका आज सैनिक प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इराक पर अमेरिकी हमले से
अमेरिका के कुछ कमजोरियां उजागर हुई। अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाले गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुई। बहरहाल अमेरिका की कमजोरी को देखिए, ये आपको ये जो डायग्राम है ना, अमेरिका का रक्षा बजट है। अमेरिका जितना अपना खर्चा करता है, उसका बाद के भी जो 12 देश है, वो भी अपनी सेना पे इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कमजोरियों को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैनिक बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्य जितने अपरोध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए किया है, ठीक है। इराक के उदाहरण से प्रकट है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकास है और इसी तरह अवरुद्ध मतलब होता है रुकावट, ठीक है, करने और दंड देने की उसकी क्षमता स्वयं सिद्ध है। अमेरिका सैनिक क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात से जाहिर हुई है, वह अपने अधिवृद्धि भूभाग में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया। मतलब देखिए, अमेरिका ने बहुत ताकत दिखाया, पर अमेरिका जिस इलाके पे कब्जा करता है ना, उस इलाके पर कब्जा जमा के नहीं रख पाता है। अब आगे देखते हैं वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में, ठीक है। वर्चस्व का दूसरा अर्थ पहले अर्थ से बहुत अलग है। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है, ठीक है। इस समझ की बुनियादी धारणा है वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाले ऐसा देश जरूर होता है जो अपने मतलब की चीजों को बनाए और बरकरार रखे, ठीक है। ऐसे देश के लिए जरूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता हो और इच्छा हो, ठीक है। साथ ही जरूरी है कि वह वैश्विक व्यवस्था को हर हालात में बनाए रखे। दबदबे वाले देश ऐसे अपने फायदे के लिए करते हैं, लेकिन अक्सर उसमें उसे कुछ अपेक्षित हानि उठानी पड़ती है। दूसरे प्रतियोगिता देशों वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फायदा उठाते हैं, ठीक है, फायदा उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन को कायम रखने के लिए उन्हें कोई खर्च नहीं करना पड़ता। वर्चस्व के इस दूसरे अर्थ को ग्रहण करे तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने के लिए अमेरिका की भूमिका मिलती है, ठीक है। सार्वजनिक वस्तु, यहाँ पे दुनिया में डॉलर के प्रभाव आर्थिक वर्चस्व को दिखा रही है, अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को, ये भी आपके पेपर में आ रखा है, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे चीजों से ही जिसका उपभोग करने एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए। स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तुओं वस्तुओं के उदाहरण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तुओं का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग स्लोस है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, आप आगे स्लोस जो था उस पे अमेरिका का वर्चस्व है, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। दबदबे वाले देश अपनी सेनाओं की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आवाजाही को सुनिश्चित करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का जोर घट गया। अब यह भूमिका अमेरिकी नौसैनिक निभाती है, ठीक है, जिसकी उपस्थिति दुनिया में लगभग सभी महासागरों में है, ठीक है। तो वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का एक और उदाहरण है इंटरनेट। हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब जगत जोड़ता जाल, ठीक है,
आप कुछ भी सर्च करते हैं तो www सर्च करते हैं ना, तो वही उसी की फुल फॉर्म होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आभासी संसार साकार हो गया है, दिखता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैनिक अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक मंत्र तंत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर हल्के में मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% हिस्सेदारी है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर ले, तो विश्व के कुल जो व्यापार होगा वो अमेरिका से कम ही होगा। ठीक है, यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को शामिल कर ले तो विश्व की कुल व्यापार के अमेरिका का लगभग 14% हिस्सेदारी। विश्व की अर्थव्यवस्था का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कोई अमेरिकी कंपनियां अग्रणी 3 कंपनियों में से एक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, ध्यान रहे कि अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। ठीक है, अमेरिका को एक खास शक्ल में जोड़ने के लिए सक्रिय है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन वुड्स जो प्रणाली है वो कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की, एक सेकेंड, देखिए अब अगर हम बात करें, ठीक है, बात करते हैं इस तरह हम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA की अकादमी डिग्री है। यह विश्व रूप में अमेरिका की धारणा है कि व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है जो कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वहाटन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खोला गया। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। MBA की शुरुआत पाठ्यक्रम 1900 में आरंभ हुई। अमेरिका से बाहर MBA के किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में ही जाकर के हो सकी। आज दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें MBA को एक प्रतिष्ठित अकादमी डिग्री का दर्जा हासिल ना हो। ठीक है, इस बात से हमें अपने दक्षिण अफ्रीकी दोस्त जाबू की याद आती है। ढांचागत वर्चस्व को ध्यान में रखते हो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जाबू के पिता क्यों जोर दे रहे थे कि वह पेंटिंग की पढ़ाई छोड़ करके MBA की डिग्री ले। ठीक है, अब हम वर्चस्व के जो इसके आगे की जो वीडियो है ना वो नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में कर लेंगे, वर्चस्व के सांस्कृतिक अर्थ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।